हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलबीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास से हम एमसीक्यूज करेंगे ऑन द टॉपिक ऑफ जनरल साइंस। ये सीरीज़ आपके आने वाले एग्जामिनेशन, चाहे जेकेएसएबी जेकेपी एसआई का एग्जामिनेशन हो, जेकेएसएबी एसआई फाइनेंस का एग्जामिनेशन हो या पटवारी का एग्जामिनेशन हो, ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन जिसमें भी आपके पास जनरल साइंस का टॉपिक मेंशन है, उसके लिए ये सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी। चलिए, जो दोस्त नए आ रहे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप दोस्तों तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए सर, बिना किसी देरी के स्टार्ट कर रहे हैं क्लास। जो साथी जुड़े हैं उनसे गुजारिश करेंगे अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दीजिए ताकि टाइम रहते और दोस्त जुड़ सकें। चलिए जी, तो क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है। एनिमोमीटर के बारे में बात हो रही है कि एनिमोमीटर हमें बताइए किस तरह का डिवाइस है। ये डिवाइस जो है किस तरह की आपको मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन में क्या ये टेम्परेचर नापने के लिए लिखता है, एयर मासेस, विंड स्पीड और नन ऑफ दीज। एनिमोमीटर जो है ये किस तरह का इंस्ट्रूमेंट है, ये किस चीज़ के लिए आप इस्तेमाल करते हैं। अगर आप दोस्तों ने सर एफए के लिए हमारे साथ तैयारी की थी तो वहाँ हमने जनरल साइंस के टॉपिक आपको पढ़ाए थे। सेम चीज़ अगर आपके पास पटवारी के लिए पढ़ रहे हैं तो पटवारी के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप देख रहे हैं सर कितने क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिले, तो आप जिन दोस्तों ने सर तैयारी की है वो बेहतर तरीके से आपको बताएंगे। तो फिलहाल आप हमें बताइए यहाँ पर कि एनिमोमीटर जो बात हो रही है कि किसके लिए इस्तेमाल होता है। जब हमने सर विंड एनर्जी के बारे में बात की तो वहाँ हमने आपको आइडिया दिया था कि विंड एनर्जी को नापने के लिए, विंड स्पीड के लिए आप एक इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं जिसे आप एनिमोमीटर कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर। आप बताइए सर, गोइटर जो है ये किस तरह की बीमारी है, एक डिफिशियंसी डिजीज है, किसकी वजह से डिफिशियंसी, किसकी डिफिशियंसी सर ये देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर ए जिंक, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी आयोडीन और इट इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज क्लोरीन। तो गोइटर की बात हो रही है, किसकी डिफिशियंसी से ये बीमारी आपको देखने को मिलती है। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या कहना चाहिए, नन अदर देन आयोडीन। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन के ऊपर। सिल्वर गेट इज करोडेड, सिल्वर जो है उसकी करोजन हो जाती है अगर वो आयर में रहेगा। टू डैश इन आयर, ठीक है जी। बताइए सर, सिल्वर की करोजन किसकी वजह से हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑप्शन डी इज नाइट्रोजन। अब जिन दोस्तों ने सर साइंस में हमारे साथ क्लासें ली हैं उनको पता है सर, हमने आपके पास एक कंसेप्ट दिया आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का। रिएक्टिविटी सीरीज़ का मतलब क्या है सर, जब हम ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी जो है बहुत कम 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 हो रही है। तो विद हेल्प ऑफ मेमोरी ट्रिक भी आपको याद कराई थी, जिन दोस्तों को याद होगी वो बेहतर है। तो आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन के बाद ये आपके पास, चाहे ये आपके पास सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, इनकी रिएक्टिविटी बहुत कम होती है। बहुत हद तक सर ये रिएक्ट करते ही नहीं है। पहले जो सिल्वर हो गया ये तो पहले बहुत हद तक रिएक्ट करेगा ही नहीं आयर के साथ। लेकिन अगर आप प्रोलॉन्ग्ड एक्सप्लोजन हो रहा है, ज़्यादा देर तक ये आयर में रह रहा है, अगर आयर में आपके पास हाइड्रोजन सल्फाइड मिल रहा है तो हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ ये मिलकर सिल्वर सल्फाइड बना देता है, जिसकी वजह से इसकी चमक जो है वो कम हो जाती है। हम कह देते हैं सर आपका सिल्वर जो है वो टार्निश हो गया है, ठीक है, जिसमें चमक जो है वो कम हो गई है। वो क्यों हो जाती है, बिकॉज दिस सिल्वर रिएक्टेड विद हाइड्रोजन सल्फाइड। जो आपके पास H2S है, इस हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ आपका जो सिल्वर है वो रिएक्ट कर देता है और नतीजा क्या होता है, एक प्रोडक्ट बन के आ जाता है। रिएक्शन हो जाती है सर हाइड्रोजन सल्फाइड और आपके सिल्वर के बीच में, और रिएक्ट करके हमारे पास प्रोडक्ट जो है जिसे आप सिल्वर सल्फाइड कहते हैं ये बन जाता है। और ये सिल्वर सल्फाइड जो है यही आपके सिल्वर की चमक जो है वो कम कर देता है। तो करेक्ट आंसर, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर हाइड्रोजन सल्फाइड। अगर ये पूछा जाएगा एग्जामिनेशन कभी कि आप हमें बताइए सिल्वर जो है हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करेगा जिसकी वजह से चमक कम हो जाती है और रिएक्ट में क्या रिएक्शन की वजह से प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, तो आपका आंसर उस सूरत में Ag2S दैट इज सिल्वर सल्फाइड होना चाहिए। इतनी बात याद रखिए सर, ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हैं एग्जामिनेशन में क्या पूछा जा रहा है, सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें पूछी जा रही है। सिंपल कंसेप्ट याद रखिए और आगे बढ़िए। चलिए सर, बात हो रही है कि फॉर्मिक एसिड जो है वो किस में आपको देखने को मिलेगा, वाइट एंट्स, कॉकरोच, रेड एंट्स और मॉस्किटोज। तो जब फॉर्मिक एसिड की बात आएगी, जब आपको चींटी कभी काट देती है तो आपको ये जलन महसूस होती है, ये जो खुजली जैसी आपको लगती है सर जो, तो वो किसकी वजह से होती है, इसी फॉर्मिक एसिड की वजह से जो आपको रेड एंट्स में देखने को मिलेगी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन के ऊपर। विच आर फॉलोइंग इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट किसे कहेंगे, इनमें से कौन सा आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कोई दोस्त किसी को लगेगा सर आपके पास थोड़ा स्लो चलिए, तो उससे हम गुजारिश करेंगे जो लाइव नहीं देख रहे हैं उनसे गुजारिश करेंगे, आपके पास सर ऑप्शन बहुत सारे हैं। 0.75 में भी आप ले सकते हैं, उससे नीचे भी आप ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। जिन दोस्तों को लगेगा सर थोड़ा आस्था चल रहे हैं तो उनके लिए सर ऑप्शन है 1x के बदले आप 1.5x पर भी दे सकते हैं, 2x पर। लेकिन ज़्यादा कमेंट आप दोस्तों के आ रहे हैं सर स्पीड थोड़ी आस्था रखिए। लेकिन सर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं, टाइम जो है लिमिटेड होता है, क्लास में टाइम लिमिटेड है, तो हम चाहते हैं, हमारा जो कोशिश होती है वो ये है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, ज़्यादा से ज़्यादा कंसेप्ट आपके साथ डिस्कस करें। लंबा चौड़ा भाषण करने की ज़रूरत है ही नहीं सर। चलिए सर बताइए, फिलहाल क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा है कि इनमें से रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन सा है। क्या कोबाल्ट आ रहा है, यूरेनियम आ रहा है,
आर्गन आ रहा है या आपके पास क्रोमियम आ जाएगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इसमें कौन सा है सर, यूरेनियम आ रहा है। ठीक है, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238 ये चीज़ें आपने बड़े बेहतरीन तरीके से पढ़ी होती हैं जब हम रेडियो एक्टिविटी की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कंटेन एसिड। आप बताइए सर, आपके डाइजेस्टिव ट्रैक में आपको पता है सर, एलिमेंट्री कैनाल के बारे में आपने पढ़ा है, फिर आपके स्टमक हो गए, फिर आपके वहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ तक ये हमने कंसेप्ट पढ़े हुए हैं। ठीक है जी, तो यहाँ बात हो रही है, आपसे पूछा जा रहा है कि डाइजेस्टिव ऑर्गन ऐसा कौन सा है जिसमें आपको एसिड की मौजूदगी है, तो वो कौन सा है सर, नन अदर देन स्टमक। और वो एसिड कौन सा है वो लिख के दे दीजिए सर। कुछ HCl है, इसका नाम क्या है सर, हम भूल गए हैं, आप हमें बताएंगे। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आपने तैयारी करनी है, जो बीत गई सो बात गई। अब FA चला गया है सर, उसको छोड़ दीजिए, लेट इट गो, जाने दीजिए। अभी जो आपके पास आ रहे हैं नए अवसर आ रहे हैं, नए अपॉर्चुनिटीज़ आ रहे हैं, उन पर गौर रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है सर, द केमिकल दैट इज यूज्ड टू राइपन मैंगोज। अब बताइए सर, कौन सा ऐसा केमिकल इनमें से दिया गया है जो आम को पकाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आर्टिफिशियल राइपनिंग अगर आप करते हैं तो इसमें ज़्यादा इस्तेमाल इस एलिमेंट का किया जाता है, इस आपके पास केमिकल का किया जाता है। क्या आपके पास कैल्शियम सल्फाइड है, कैल्शियम कार्बाइड आ रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट आ रहा है और कैल्शियम क्लोराइड आ रहा है। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग में इसका रोल आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, नन अदर देन ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कैल्शियम कार्बाइड। अब ये कैसे करता है, क्या करता है, इतना डीप आपने जाने की जरूरत नहीं है अगर आप पर्टिकुलरली अगर आप SSB की तैयारी करें, क्योंकि आप देख रहे हैं सर तरीका क्या पूछने का क्वेश्चन है, आपको बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अब आप इतना पढ़ेंगे कि कैल्शियम कार्बाइड है सर, जब ये आपके पास मॉइस्चर के कंटैक्ट में आएगा, ठीक है जी, तो ये सिमिलर वैसे ही रिएक्शन करेगा, ये एस्टाइलिन गैस बनाएगा, फिर वो वही रिएक्शन करेगा जिस तरह से नेचर राइपनिंग हो रही है एथाइलिन की मदद से। इतना नहीं जानना है, सिर्फ आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि राइपनिंग हो रही है मैंगो की, किसकी वजह से, कौन सा आपके पास केमिकल इस्तेमाल आप करते हैं इन जनरली, तो आप कैल्शियम कार्बाइड याद रखेंगे, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग फाइबर्स इज कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर इनमें से कौन सा माना जाता है, सबसे मजबूत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए कॉटन, ऑप्शन बी जूट, ऑप्शन सी वूल एंड ऑप्शन डी इज सिल्क। स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर की जब बात आएगी तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आना चाहिए, बिल्कुल जी सिल्क को हम जो है स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर का खिताब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच मॉस्किटो इज कैरियर ऑफ जीका वायरस। जीका वायरस का कैरियर में से कौन सा आपके पास मॉस्किटो देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर ए आपके पास क्यूलेक्स आ रहा है, ऑप्शन बी एडीस आ रहा है, ऑप्शन सी एनोफिलीज एंड ऑप्शन डी इज क्यूलिसेटा। तो जब भी जीका वायरस की बात आएगी तो इसका जो कैरियर आ रहा है नन अदर देन ऑप्शन नंबर बताइए दोस्तों। ठीक है जी, सी की तरफ कोई दो जाएंगे, जाइए सर, फिर इंतजार में आपका वही कर रहा है। तो करेक्ट आंसर का क्या आना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी दैट इज एडीज। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर, सॉरी सर 10 की तरफ जा रहे हैं, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। इनमें से सर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मिक्सचर नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपने चुनना है। बताइए सर, क्या स्टील है, एल्यूमिनियम है, ग्रेफाइट या ग्लास। मिक्सचर इनमें से नहीं है, मोस्ट अप्रोप्रिएट। तो जब आप ग्रेफाइट की बात करते हैं, ग्रेफाइट आपके पास एक सिंपल एलेक्ट्रॉप आ रहा है, किसका, कार्बन का। एक तो आप डायमंड लेते हैं इसका और आप ग्रेफाइट लेते हैं, तो ग्रेफाइट जो है आप कंसीडर कर सकते हैं नॉट ए मिक्सचर। क्वेश्चन नंबर 10 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन के ऊपर, सिलिका जेल जो है ये क्या है सर। बताइए सर, सिलिका जेल जो है ये क्या है। आपने अक्सर देखा होगा जो आपके पास चीज़ें पैकेट्स में आती हैं, मैन्युफैक्चर चीज़ें होती हैं, उनमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है, ताकि इनको बचाया जा सके फ्रॉम द डैमेज, जो आपके पास मॉइस्चर की वजह से डैमेज हो सकते हैं उसको बचाने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो अब आपको हिंट मिल गई होगी ये किस तरह का एजेंट होगा सर। ये डिसिकेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, या आपके पास ड्राइंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल होता है, ताकि आपके पास जो आपके मैन्युफैक्चर चीज़ें होती हैं उनमें इसका यूज़ किया जाता है ताकि इनको बचाया जा सके डैमेज से, मॉइस्चर की वजह से जो डैमेज हो सकता है उससे बचाया जा सके। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी दैट इज ड्राइंग एजेंट। ड्राइंग एजेंट की जगह पर कभी कभी आपके पास इस तरह का लिख के आ जाए तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये डिसिकेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। डिसिकेंट और ड्राइंग एजेंट आपके पास सिलिका जेल यूज होता है। चलिए सर, क्वेश्चन नंबर 12 आपके स्क्रीन के ऊपर, प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स इज डन इन द साइंस ऑफ। प्रिजर्वेशन, हिस्टोरिकल आर्टिकल की प्रिजर्वेशन किस साइंस में की जाती है। क्या आप उसे आइकोनोग्राफी कहते हैं, न्यूमिस्मेटिक कहते हैं, म्यूजोलॉजी कहेंगे, या आपको एपिग्राफी कहेंगे। प्रिजर्वेशन ऑफ हिस्टोरिकल आर्टिकल्स किस साइंस को कहेंगे, नन अदर देन म्यूजोलॉजी। ठीक है जी, सीख रहे हैं दोस्तों, तो साथ साथ आप दो जो है लाइक और शेयर करते रहिए बेहतर तरीके से, बहुत अच्छी बात है सर।
क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन के ऊपर बायो फर्टिलाइजर की बात हो रही है कि आप हमें बताएंगे बायो फर्टिलाइजर जो है वो नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं। बायो फर्टिलाइजर का इस्तेमाल आप बड़ी ज़बरदस्त तरीके से, जो पूरी दुनिया है ग्लोबल लेवल पर इसका यूज़ हो रहा है अब, ठीक है जी। अब हम बायो फर्टिलाइजर पर ज़्यादा गौर दे रहे हैं, ज़्यादा इस पर फोकस किया जा रहा है। आप हमें बताएंगे कि बायो फर्टिलाइजर जो है नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करते हैं। क्या इसे नाइट्राइट्स में कन्वर्ट करते हैं, अमोनियम में कन्वर्ट करते हैं, नाइट्रोजनेस में कन्वर्ट करते हैं, या अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होना चाहिए, बताइए दोस्तों। ठीक है जी, जब बायो फर्टिलाइजर की बात आएगी तो मोस्ट अप्रोप्रिएटली ये आपके पास अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं आपके नाइट्रोजन को। ठीक है जी, और ये जो प्रोसेस है जिसमें नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, हो जाए नाइट्राइट्स में, हो जाए नाइट्रेट्स में, हो जाए, इसे आप नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। आपसे पूछा जाए इसे नाइट्रिफिकेशन क्या है, आप बताएंगे नाइट्रिफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिस प्रोसेस की बदौलत आपके पास जो नाइट्रोजन है ये अमोनिया में, ये नाइट्राइट्स में, ये नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपके पास नाइट्रिफिकेशन प्रोसेस का नाम है, एंड अमोनिया आपके पास आ रहा है जिसमें नाइट्रोजन को कन्वर्ट किया जाता है बायो फर्टिलाइजर की उपयोग से। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर फोटोग्राफिंग द सन। सन के फोटोग्राफ के लिए, सन की फोटोग्राफिंग करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करेंगे। ऑप्शन नंबर ए गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन बी पोटेंशियोमीटर, ऑप्शन सी स्पेक्ट्रोमीटर, एंड ऑप्शन डी इज स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। बताइए सर, सन की जो आपके पास फोटोग्राफिंग करनी है तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है। सर ये नई बात नहीं है, लगभग आपके पास 1894 में इसका कंसेप्ट आपको देखने को मिला था। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्पेक्ट्रोहेलियोग्राफ। ठीक है जी, इसी का आप इस्तेमाल करते हैं फोटोग्राफ सन को करने के लिए इन मोनोक्रोमेटिक लाइट। क्वेश्चन 15 आपकी स्क्रीन के ऊपर, सिल्क वर्म जो है किस पर फीड करता है। ऑप्शन ए बेसल लीव्स, ऑप्शन बी करी लीव्स, ऑप्शन सी आपके पास आ रहा है रोज लीव्स, एंड ऑप्शन डी मलबरी लीव्स। तो ये चीज़ तो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है जी, सिल्क वर्म किस पर फीड करता है, नन अदर देन, इसी वजह से आपको बड़े बेहतर तरीके से आपने कंसेप्ट पढ़े हैं, मलबरी लीव्स इस पर ये फीड करता है। क्वेश्चन 16 आपके स्क्रीन के ऊपर, आप हमें बताएंगे लाइफ स्पैन क्या है सर आरबीसी का। जो आपके रेड ब्लड सेल्स है इनका लाइफ स्पैन क्या है। क्या ये आपके पास 130 दिन आ रहे हैं, 110 दिन आ रहे हैं, 100 डेज, और इट इज़ 120 डेज। जब आपसे बात पूछी जाएगी आरबीसी के बारे में, रेड ब्लड सेल्स के बारे में, तो आपने इनका लाइफ स्पैन हमें बताना है। ठीक है, जो कितना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर 120 डेज। इसी तरह से अगर हम आपसे डब्ल्यूबीसी के बारे में पूछे, लिम्फोसाइट के बारे में पूछे डब्ल्यूबीसी, तो आप हमें बताएंगे डब्ल्यूबीसी जो है लगभग मोटे मोटे तौर पर आप मान सकते हैं सर 13 से 20 डेज, 13 to 20 डेज आप डब्ल्यूबीसी के लिए याद रखेंगे, और 120 डेज आप रेड ब्लड सेल्स के लिए याद रखेंगे। वाइट ब्लड सेल्स 13 to 20, रेड ब्लड सेल्स 120 डेज। क्वेश्चन 17 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज मास्टर ग्लैंड। किस ग्लैंड को आप मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि आपके पास एक ऐसा एंडोक्राइन ग्लैंड आ रहा है जो बहुत सारे बाकी ग्लैंड्स को जो है कंट्रोल कर रहा है। इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ मनी अदर ग्लैंड्स। आपके जो बाकी सारे बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इनकी फंक्शन को कंट्रोल करने का काम कौन करता है सर, उस ग्लैंड को हम पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इट्स आल्सो नोन एज ए मास्टर ग्लैंड। तो किस तरह का ग्लैंड है सर, आपके पास एंडोक्राइन ग्लैंड है। क्वेश्चन 18 आपकी स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग, चलिए सर ये तो बात फिर से रिपीट हो गई, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 19 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच आर फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन। कार्बन का एलोट्रॉप इनमें से कौन नहीं है, कौन नहीं है। क्वेश्चन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे तभी आपके पास आंसर अच्छे आएंगे। क्वेश्चन आधा पढ़ के आ जाते हैं, फिर सोचते हैं सर हमने तो मार्क अच्छा किया है लेकिन इसमें ये क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, फिर सोचते रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़िए। क्वेश्चन आपसे टाइम मांग रहा है, आप दीजिए उसे। हर एक क्वेश्चन, ईच एंड एवरी क्वेश्चन आपके पास सेम मार्क्स रख रहा है। तो अब आपके पास कोई आसान क्वेश्चन आएगा, उसको थोड़ा टाइम दीजिए, बिल्कुल उससे सर नाइंसाफी मत कर दीजिएगा। आपके पास नॉट आप पढ़ेंगे नहीं, आपको पढ़ेंगे विच आर फॉलोइंग इज एन एलोट्रॉपी ऑफ, सर डायमंड है, ऑप्शन ए पर टिक लगाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन पूछा है नॉट एन एलोट्रॉपी, नॉट पर जोर दीजिए और आंसर दीजिए। डायमंड सर डायमंड तो है इसका, ग्रेफाइट सर ग्रेफाइट तो है इसका, फ्लोरेन सर इसके बारे में कम सुना है लेकिन ये भी है। लेकिन ग्लास के बारे में बात करेंगे, ग्लास आप जो है एलोट्रॉपी ऑफ कार्बन नहीं मानेंगे। इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट चुनने को बोलेंगे तो सी डी चुन लेंगे आप। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, व्हाट द प्रोसेस, व्हाट द नेम ऑफ दैट प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। अब बताइए सर उस प्रोसेस को आप क्या कहेंगे जिसमें ऑक्सीजन को रिमूव किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीडेशन, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोलिसिस, ऑप्शन सी आयोनाइजेशन, एंड ऑप्शन डी इज रिडक्शन। अब क्या बताएं सर, आपके पास एफए में आपके पास क्वेश्चन आया था,
इनमें से कौन सा सर रिड्यूसिंग एजेंट है? सर कितनी बेहतर तरीके से हमने मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की क्लास पढ़ी थी, वहाँ हमने आपको बोला था कि जो आपके पास मेटल्स हैं वो क्या है सर, इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, वो आपके पास इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे। ठीक है जी। अब जो मेटल्स हैं जो आपके पास वहाँ ऑप्शन में जिंक आ रहा था आपके पास, वहाँ हमने आपको पढ़ाया था बेहतर तरीके से कि जिंक क्या करेगा इस काम सर, जिंक जो है खुद अपने को आपको ऑक्सीडाइज होगा, जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, जिंक की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जो जिसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी वो दूसरे की रिडक्शन कर देगा, मतलब जिंक दूसरे की रिडक्शन कर देगा। जब जिंक दूसरे की रिडक्शन कर देगा तो जिंक क्या हो गया सर, जिंक आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। जो काम जो चीज़ करेगा वही वो कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जिंक जो है रिडक्शन कर रहा है दूसरी चीज़ों की, मतलब जिंक आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। खुद की तो ऑक्सीडेशन हो रही है लेकिन दूसरे की रिडक्शन कर रहा है। तो रिडक्शन क्या है सर, रिडक्शन इज नथिंग बट सिंपली आप कहेंगे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सर ठीक है, जो ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है उसे आप कहेंगे रिडक्शन। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट जो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज नथिंग बट द रिडक्शन। और आपके पास ऑप्शन में जिंक आया था, अगर आप है कि साथी आप में से कोई देख रहा है और जानबूझ के उसने भी गलत कर दिया, जिंक को नहीं दिया है ऑप्शन, तो क्या कहें सब बात उसमें हम किस तरह से उसे समझाएं कि हमने सब बेहतर तरीके से पढ़ा था। जिंक के जब पढ़ते थे तो हम ऊपर प्लस लिखते थे आपके पास, हम कहते थे कि आपने जिंक ने क्या किया है सर, जिंक ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, जिंक जो है दूसरों को रिड्यूस करेगा, खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, जब वो खुद की ऑक्सीडेशन हो जाएगी दूसरे की रिडक्शन कराएगा तो जिंक क्या हो गया सर आपके पास, जिंक एक आपके पास रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो यही बात यहाँ पूछी जा रही है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस जो है ऑक्सीजन रिमूवल को कहलाएंगे, वो नथिंग आपके पास रिडक्शन कहलाएंगे। ठीक है जी। ऑक्सीडेशन के बारे में बात करेंगे तो हाइड्रोजन अगर आपके पास रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन की तरफ आप जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21, विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर। अब जब सर बहुत सारे दोस्तों के सर कमेंट आते हैं सर हमने जिंक को नहीं किया, तो फिर बड़ी अच्छी बात नहीं लगती है, क्योंकि जो चीज़ें पढ़ी होती हैं वो आप एटलीस्ट वो करके आने चाहिए, फिर बात बनेगी। विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए मिक्सचर, इनमें से सर मिक्सचर कौन नहीं है? क्या स्टील मिक्सचर नहीं है, ग्रेफाइट मिक्सचर नहीं है, ग्लास मिक्सचर नहीं है, या नन ऑफ दीज? देखिए सर स्टील के बारे में बात करेंगे तो आपको पता है सर है तो ये आयरन मेजर पोर्शन में आयरन क्या है, लेकिन कुछ हद तक इसमें कार्बन भी मिक्स किया जाता है तो एलॉय बन गया, एलॉय बन गया तो मिक्सचर कहलाएगा। ग्रेफाइट के बारे में बात करें सर, ग्रेफाइट तो सीधा सीधा आपको पता ही है कि ये एलोट्रॉपी आ रहा है किसका सर, आपके पास कार्बन का, तो ये मिक्सचर है नहीं, तो आगे बढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। क्वेश्चन 22 आपकी स्क्रीन के ऊपर, रस्टिंग क्या है सर, रस्टिंग किस तरह की रिएक्शन है? आप बताइए सर। जो दोस्तों ने मेटल एंड नॉन मेटल की क्लासेस देखी हैं बेहतर तरीके से, 2 बार सर हमने ये क्लास आपके पढ़ाई है। एक तो हमने सर उन स्टूडेंट के लिए पढ़ाई है जो एफए के एस्पिरेंट से, एक बार उनके लिए पढ़ाई है जो आपके पास पटवारी के लिए आ रही हैं, क्योंकि पटवारी में सीधा लिखा गया है साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे खुद डिसाइड करना है। तो जो बेसिक चीज़ें हैं जनरल साइंस में वो आपको पता होनी ही होनी चाहिए। इसी तरह से रस्टिंग के बारे में जब हमने बात की तो आपने फेरस ऑक्साइड का कंसेप्ट आपने हमारे साथ पढ़ा था बेहतर तरीके से। तो इसका मतलब ये हो रहा है जब रस्टिंग होगी तो ये किस तरह की रिएक्शन होनी चाहिए सर, इसकी आयरन की ऑक्सीडेशन हो जाएगी, तो ये आपके पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। क्या कहलाएगी? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ये चीज़ें याद रखिएगा, यही इन्हीं पर क्वेश्चन बनेंगे आपके। क्वेश्चन 23 आपके स्क्रीन के ऊपर, इन पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर। अब पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स को किस तरह के अरेंज किया जाता है? देखिए सर जेके पी की बात करेंगे, जेके पी एस आई की बात करेंगे, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट उसके एस्पायरेंट्स हैं तो सीधा सीधा आपके पास जनरल साइंस लिखा गया है। अब जनरल साइंस में आपने क्या क्या पढ़ना है वो आपको हम बताएंगे। बेसिक चीज़ें जो भी बेसिक आपके पास टॉपिक्स हैं उनकी नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। एटी जो आपके हमने जो आपके पास पटवारी के लिए प्लेलिस्ट बनाई है, चलिए उसको हम रिनेम करके दे देंगे आपके पास, जनरल साइंस फॉर अपकमिंग जेकेएसएलवी एग्जामिनेशंस, वो आपको अच्छी रहेगी। उसके जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं हर एक टॉपिक के बारे में हमने थोड़ा थोड़ा आपको बोला है वहाँ पर, वो क्लासेस देखिए, वो आपका काम बन जाएगा। तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके एग्जाम तक हम चलाते रहेंगे, बेहतर तरीके से क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। बताइए सर अभी कि पीरियोडिक टेबल में आपके पास एलिमेंट किस हिसाब से लगाया जाता है? सर आपने देखा है 1 2 3 जो है हम किस हिसाब से लगाते हैं एलिमेंट्स को, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आज के पास जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसकी बात करें हम सर। क्वेश्चन 24, सोडियम मेटल इज केप्ट अंडर। सोडियम मेटल को किस में रखा जाता है? वजह क्या है? जिन दोस्तों ने क्लासेस देखी उनको पता है सर वजह यह है कि सोडियम जो है आपकी रिएक्टिविटी सीरीज में बड़े ऊपर आ रहा है। ठीक है जी, सोडियम बड़े ऊपर आ रहा है, जब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज में बड़े ऊपर आ रहा है, इसका मतलब इसकी रिएक्टिविटी बहुत 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 तेज है। यार के साथ इतनी ज़बरदस्त तरीके से आपके पास रिएक्ट करने लगता है कि अगर आपके पास खुला छोड़ा जाए तो ये रिएक्ट कर जाएगा, तो ये किसी काम का रहेगा नहीं। इसीलिए हम इसको प्रिजर्व करने के लिए इसको हम केरोसिन में रखते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। वजह क्या है सर? इसकी रिएक्टिविटी बहुत तेज है, ये चीज याद रखिए। क्वेश्चन 25 आपके स्क्रीन के ऊपर, परमानेंट हार्डनेस ऑफ द वाटर में बी रिमूव्ड बाय द एडिशन ऑफ। अब आपके पास वाटर है, उसमें परमानेंट हार्डनेस है, उसकी परमानेंट हार्डनेस को आप रिमूव करेंगे किसकी मदद से? क्या सोडियम कार्बाइड इसके लिए आप सहायता करेंगे? क्या अलम मदद करेगा? पोटेशियम परमैंगनेट मदद करेगा? या आपके पास लाइम मदद करेगा? क्या करना है आपने सर? जो आपके पास वाटर है
परमानेंट हार्डनेस उसमें मौजूद है, उसको रिमूव करना है। तो नन अदर देन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोडियम कार्बाइड से डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल नाम याद रखिए, काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके स्क्रीन के ऊपर बिल्कुल इस तरह से है, क्लोरोफिल इज ए नेचुरली ऑकरिंग कैलेड कंपाउंड इन विच सेंट्रल मेटल इज। आप बताइए सर क्लोरोफिल में जो आपके पास सेंट्रल मेटल आ रहा है इनमें से कौन सा आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए कॉपर, ऑप्शन बी मैग्नीशियम, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी इज कैल्शियम। बात आ रही है क्लोरोफिल की तो नन अदर देन मैग्नीशियम पर आप जोर देंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन 27 आपके स्क्रीन के ऊपर, विच गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस। इनमें से सर कौन सा ऐसा गैस है जो ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ठीक है जी, नॉट पर जोर देना आपने कि नहीं है। मीथेन सर, मीथेन तो बढ़ चढ़ के है। अभी चलिए नाइट्रस ऑक्साइड सर हमें नहीं पता इसके बारे में, आप कुछ दोस्त बोल सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये तो है। हाइड्रोजन कहीं आपने पढ़ा है सर? हाइड्रोजन कभी भी हमने नहीं पढ़ा है जब आप ग्रीन हाउस गैस की बात करेंगे। तो ये तो कन्फर्म हो गया कि हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके पास कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया गया था नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है सर? आप इसे लाफिंग गैस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है जी, तो ये आपके पास एक बड़ा बेहतरीन तरीके से पोटेंट ग्रीन हाउस आपके पास गैस आ रहा है, ज़्यादा पावरफुल माना जाता है एज कम्पेयर टू कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो ये आपके पास एक ग्रीन हाउस गैस आ रहा है। चलिए मेरे दोस्तों इस क्लास को यहीं तक रखेंगे। उम्मीद करेंगे वाया दीज क्वेश्चंस आपके बहुत सारे कंसेप्ट रिवाइज हो गए होंगे। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आपकी जो सपोर्ट है बस हमारे लिए वही मोटिवेशन का काम कर रही है। मिलते हैं सर अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।